ठीक है, तो इसी में जो कंडीशन आता है कि जब आई नेट मैक्सिमम होगा तो उस आई नेट मैक्सिमम को हम लोग बोलेंगे कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब आई नेट मिनिमम होगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइट होगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क होगा। कब? जब I1 इक्वल टू I2 हो जाए उस केस में। इससे जो इंटेंसिटी I1 निकल रही है और इससे जो इंटेंसिटी I2 आ रही है, जब ये केस आएगा, ब्राइट तुम्हें हर केस में मिलेगा, लेकिन डार्क कंप्लीटली तब मिलेगा जब I1 इक्वल टू I2 हो जाए। तो अगर हमें एक विजिबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो हमें यहाँ इंटेंसिटी बिल्कुल नियरली इक्वल आसपास या कंप्लीटली इक्वल लेनी पड़ेगी, तब जाके हम स्क्रीन पे यहाँ पे हम सीरीज वाइज डार्क एंड ब्राइट पैटर्न देख पाएंगे। अब यही ऑलरेडी हम इसका कंडीशन लिख चुके हैं, फिर दूसरी बार लिख दे रहे हैं कि क्या होगा ब्राइट का कंडीशन और क्या होगा डार्क का कंडीशन, इसमें क्या कंडीशन बनता है। तो देखो यही जो ब्राइट का कंडीशन या डार्क का कंडीशन जो बन रहा है उसके लिए हम फिर से लिख दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब कॉस डेल्टा फाई क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम हो जाए इसका मतलब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाए, और कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाए इसका मतलब डेल फाई कितना हो जाएगा? कॉस डेल्टा फाई 1 कितने पे आएगा? तो इस ये 1 तब आता है जब ये 2n पाई के इक्वल हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना? 2n पाई के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा पाई की वैल्यू कितना? 0 प्लस माइनस 1 सॉरी 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई, इस तरीके से आ जाए। बाई कन्वेंशन इसमें प्लस प्लस साइन लेते हैं, तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि ये फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरीके से होता है। तो यहाँ अगर पाथ डिफरेंस को कंडीशन लगानी है तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरीके से आएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगा कि अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, 0 का हो, लैम्डा का हो, या फिर पाथ डिफरेंस कितने का? n लैम्डा के इक्वल हो जाए, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सिमिलरली अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है तो वहां पे ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अगर यही काम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करना है, इन सब के लिए जो डार्क है, इन डार्क के लिए काम करना है, पता करना है कहाँ क्या कंडीशन होगा, उसके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये -1 होने के लिए डेल्टा फाई इक्वल टू 2n+1 पाई हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा पाई की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई इस तरीके से आएगा। डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। इसका मतलब लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और इसमें कई बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं कि डेल एक्स की वैल्यू 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3.5 लैम्डा इस तरीके से अगर आता है तो वहां पे उस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इन बिटवीन अगर वैल्यू आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्शियल कंस्ट्रक्टिव या पार्शियल डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। अगर मान लो फेज डिफरेंस, अगर मान लो पाथ डिफरेंस जो है 1.3 लैम्डा आ गया, इसमें क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या फिर पार्शियल कंस्ट्रक्टिव पार्शियल डिस्ट्रक्टिव? किसी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 1.3 लैम्डा आ गया, इसको क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पार्शियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलोगे इसको? पार्शियल कंस्ट्रक्टिव इसको पार्शियल कंस्ट्रक्टिव या पार्शियल डिस्ट्रक्टिव बोला जाएगा। कंस्ट्रक्टिव तभी बोला जाएगा जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। डिस्ट्रक्टिव तभी बोला जाएगा जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2।
ये सब ठीक है? ओके। अब यहाँ पे अगर दोनों का एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम हो जाए, इससे जो लाइट निकल रही है इसकी इंटेंसिटी I1 और इससे जो लाइट निकल रही है इससे इंटेंसिटी I2 अगर सेम हो जाए, मतलब I1 इक्वल टू I2 हो जाए, इक्वल टू हम मान लेते हैं I0 मान लेते हैं, तो I नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो I नेट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos डेल्टा फाई होगा। अब ये डालोगे यहाँ I0 प्लस 2 रूट I0 cos डेल्टा फाई, और ये 2I0 प्लस 2I0 cos डेल्टा फाई लिख डालोगे यहाँ पे, और ये लिखोगे 2I0 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई लिखोगे, और I नेट की वैल्यू यहाँ से कॉस डेल्टा फाई को क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर डेल्टा फाई बाय, तो 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा जो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2 लिख देंगे, तो I नेट की वैल्यू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड नेट कितना आ जाएगा? नेट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? रिकॉर्डिंग रहने दो, रिकॉर्डिंग का जरूरत है। अब वैसे भी काफी कम लोग क्लास करते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग चाहिए नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा है। ए नेट कितना आ जाएगा? तो ए नेट जब एम्पलीट्यूड ये इक्वल हो गया तो एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A नॉट मान लेते हैं, तो ए नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ए नेट आ जाएगा वही A स्क्वायर A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर प्लस 2 A0 स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा, और इसका रूट ले लेंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा A नेट इक्वल टू रूट ओवर 2A0 प्लस 2A0 स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई, और यहाँ पे 2A0 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई आ जाएगा, और ये फर्दर सिंप्लीफाई करके ए नेट की वैल्यू रूट ओवर 2A0 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, एंड फाइनली यहाँ से ए नेट जो हम लिख देंगे ये 2A0 cos डेल्टा फाई बाय 2 आ जाएगा। अब इसी में मैक्सिमम है ना, I नेट मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जाए तो कितना? 4I0 हो जाएगा, क्योंकि I नेट की वैल्यू जो आ गई 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 हो गया, तो I0 की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I नेट मैक्स जो होता है ये है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब जब दोनों सेम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 4I0 के इक्वल आ जाएगा, और I नेट मिनिमम जो आ जाएगा देख सकते हो वो वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि I नेट मिनिमम जो हो जाता है रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर है, दोनों सेम होगा तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ए नेट इस केस में मैक्सिमम जो आएगा, ए नेट मैक्सिमम आएगा वो 2A के इक्वल आ जाएगा, और ए नेट मिनिमम जो आ जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये सब वैल्यू याद रखना, डायरेक्टली से पूछे हुए फॉर्मूला, क्वेश्चन पूछे हुए इसमें। तो जब ये मिनिमम जो आएगा, ये जो मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, वहां पे तुम्हें कंप्लीटली डार्क मिलेगा, वहां कोई लाइट नहीं मिलेगी, डार्क मिलेगा, और जहां पे मैक्सिमम आएगा वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा।
आई होप ये सब हम 2-3 बार करा चुके हैं, तो ये सब तुम लोगों को याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ? ये कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या मिनिमम इंटेंसिटी, क्या एम्पलीट्यूड, ये सब कुछ याद हो गया होगा। अब इसमें तुम्हें इंटेंसिटी कैसे वैरी करता है इसका तुम देख लो। देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएं तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा इस चीज को देख लो। ये आईनेट मिनिमम क्या बताया? आईनेट मिनिमम, अभी फॉर्मूला आईनेट मिनिमम जो होता है, दोनों का माइनस आ जाता है, रूट ओवर इंटेंसिटी 1 माइनस रूट ओवर इंटेंसिटी 2 का होल स्क्वायर हो जाता है आईनेट मिनिमम। एंड आईनेट मैक्सिमम जो होता है इसी का प्लस आ जाएगा, रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2, इसका प्लस आ जाएगा। क्योंकि आईनेट की जो मेन फॉर्मूला होती है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई होगा। मैक्सिमम के लिए 1 हो जाएगा, मिनिमम के लिए -1 हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा इसका ग्राफ देखा जा सकता है। देखो यहाँ पे सबसे अधिक इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे सबसे अधिक इंटेंसिटी होगी कितने के इक्वल, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर देखो यहाँ I0 ले लेते हो और यहाँ I0 स्पेशल केस की बात करें, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी सेम ले लेते हो, तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4I0 और मिनिमम जो वैल्यू आएगा 0, और वही इंटरफेरेंस को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेंट्रली ब्राइट की बात करूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन दिया ये वाला पॉइंट, इस पे सबसे अधिक ब्राइट होगा, और ग्रेजुअली जब हम इसके ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जब जाते जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पहुंच के ये जो लाइन है, ये लाइन पहुंच के यहाँ पे कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। तो कंप्लीटली डार्क में इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और तो ये जो है ये लाइन है, ये इंटेंसिटी का लाइन है, ये यहाँ पे इसके अलोंग इंटेंसिटी का लाइन है, ये जो इंटेंसिटी का लाइन है, और इधर उसका वही सेंट्रल पोजीशन से डिस्टेंस वैरी कर रहा है। तो इस पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, 4I0 के इक्वल हो जाएगा, और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 हो गई। इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होगा कुछ इस तरीके से हो जाता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन इस तरीके से हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली इंटेंसिटी फिर डिक्रीज हो जाएगा। इधर भी फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ेगा, और फिर आगे चल के यहाँ देखो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ये वैल्यू 4I0 हो जाएगा, और यही सबसे डार्क होगा, यहाँ कंप्लीट डार्क होगा, ये यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर इसके इधर इंटेंसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगी, इधर घटे जाएंगे तो इंटेंसिटी घटते घटते 0 हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का यही पैटर्न होता है। तो देख सकते हो कि इंटेंसिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पूरे के पूरे स्क्रीन पे, क्लियर है? ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। तो कई बार इंटेंसिटी और फेज का ग्राफ बोलता है, तो ये हम इंटेंसिटी और फेज का ग्राफ बना देते हैं स्पेशली फॉर सीबीएसई एग्जाम। ये मान लो यहाँ पे इधर हम फेज डिफरेंस लेते हैं और ऊपर में इंटेंसिटी इस तरीके से लेते हैं, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का इन्वेलप करता है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ये है इंटेंसिटी, और इधर हमने डेल फाई ले लिया, डेल फाई ले लिया या कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स ले लिया। ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है सेंट्रल ब्राइट, ये जो है सेंट्रल ब्राइट, ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ पे सबसे अधिक इंटेंसिटी होगा, जैसे 4I0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस, यहाँ फेज डिफरेंस 0 हो गया, या पाथ डिफरेंस भी 0 हो गया। अब इसके अलग एक पॉइंट आते हैं जहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक लाइन ये ले लेते हैं इसके बगल में, फिर इसके बगल में एक लाइन ये, फिर एक लाइन ये, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन ले लेते हैं।
ये पाई है फेज डिफरेंस में या पाथ डिफरेंस में, ये कह लो लैम्डा बाई 2 है। ये 2 पाई है या ये लैम्डा है। ये 3 पाई है और ये 3 पाई बाई 2 कह लो। ये 4 पाई है या फिर इसको 2 लैम्डा कह लो। इधर माइनस पाई हो गया, इधर -2 पाई हो गया, -3 पाई हो गया, -4 पाई हो गया। तो बोलो यहाँ पे 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, पाई पे क्या होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम की मिनिमम? जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? जब फेज डिफरेंस मिनिमम होगा ना, फेज डिफरेंस मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम हो जाएगा, फिर इस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इस पे मिनिमम हो जाएगा, फिर इस पे मैक्सिमम हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंगली इस तरीके से हम पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा इंटेंसिटी का, मैक्सिमम मिनिमम वाला ग्राफ। तो इंटेंसिटी का देख सकते हो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। तो ये है यंग डबल स्लिट में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ये चीज क्लियर है? अगेन ये जो है सेंट्रल पॉइंट के नजदीक वाला है। जैसे हम दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी और घटते जाएगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इंटेंसिटी थोड़ा घटते चला जाता है। तो इस फिगर में तुम देख सकते हो, एक फिगर तुमको ऊपर दिखाया गया होगा, देखो इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ भी इंटेंसिटी का कर्व तुमको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ भी इंटेंसिटी का कर्व तुम्हें दिखाया गया है, देख सकते हो। ये जो इंटेंसिटी है यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ मिनिमम वैल्यू है, यहाँ मैक्सिमम है, मिनिमम है, मैक्सिमम। और जैसे दूर चले गया ना तो वैल्यू घटते चला गया, कुछ दूर तक ही, मतलब कुछ दूर तक ही वो डार्क और ब्राइट बनता है, बहुत दूर तक नहीं बनता है। मतलब ये सेंट्रल लाइन जो हुआ ना, इस सेंट्रल लाइन से कुछ दूर इधर, कुछ दूर इधर तक ही डार्क और ब्राइट बनता है, बहुत दूर तक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम इतने दूर की बात कर रहे हैं, इतने दूर की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटेंसिटी हमें क्लियरली ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ये ग्राफ लाइएगा। यस सर। हो गया। चलो आगे बढ़े। तो एक पार्ट यंग डबल स्लिट का हो गया, यंग डबल स्लिट का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है इसमें अब निकालना कि ठीक है इंटरफेरेंस हो गया, सब कुछ हो गया कि हाँ ये फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिया गया, ये इंटरफेरेंस हो रहा है, ये वेव नेचर के कारण हो रहा है, ये सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये है इसमें कि इंटरफेरेंस हो रहा है, सारी बातें हैं इसमें, तो ये बताना है इसमें कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है यहाँ पे, तो मेन जो लाइन है, जैसे मेन ये सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन से अगर मान लो मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दूं ऊपर y, या सेंट्रल लाइन से पर्टिकुलर डिस्टेंस नीचे दे दूं कुछ y, अब वहां पे डार्क है या ब्राइट है, इसका पता कैसे करें, इसका फॉर्मूला कैसे निकालें? पहला,
टास्क ये। दूसरा टास्क, वो जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं उस सब की विड्थ कितनी है, उस सब की चौड़ाई कितनी है, कितने विड्थ का बना है ये, क्या वो इक्वल विड्थ के हैं कि अनइक्वल विड्थ के हैं, इस सब का पता लगाना है। तो नेक्स्ट अब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि वो जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बना, जिसको हम फ्रिंजेस बोल रहे हैं, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बोल रहे हैं, उस सब की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, वो हमें निकालना है। क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें जो हम देखने जा रहे हैं वही इंटरफेरेंस पैटर्न जो बना है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ बना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ बना है वो देखने जा रहे हैं, और उस इंटरफेरेंस का विड्थ कितना होगा ये हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें यंग डबल शीट में, फाइंडिंग पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंज प्लस विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये क्या है ये निकालना है। अब इसमें भी हम इसके दो तरीके बताएंगे, इसमें एक होगा मेथड 1 उससे बताएंगे और फिर नेक्स्ट मेथड 2। तो मेथड 1 के लिए वही पोजीशन ऑफ डार्क ब्राइट फ्रिंज क्या होगा और फ्रिंज विड्थ कितना होगा ये देखना है। कहाँ पे, किस पोजीशन पे, सेंट्रल लाइन से, यहाँ से वो से कितनी दूरी पे जाके मुझे पहला डार्क मिलेगा, पहला ब्राइट मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट का क्या फ्रिंज विड्थ होगा, अलग अलग का फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ये सब निकालना है। क्लियर है ये? हेडिंग लिख लिए? हेडिंग ये हेडिंग Yes, लिख sir. लिए? ओके, हेडिंग लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मिटा रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान पूर्वक देखा जाए इसको, अब ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें जो भी हमने यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन लिया था उस सब एप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो यहाँ हम 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया और एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसको। देखो ये जो लाइन है ये हम डिफरेंट कलर ब्लू कलर से बना रहे हैं, तो ब्लू कलर से जो बनाया गया लाइन है यही तुम्हारा एक्स्ट्रा पाथ है ना, या कह लो ये पाथ डिफरेंस है कि नहीं? Yes, sir. यही लाइन तुम्हारा एक्स्ट्रा पाथ है। अगर इसी की वैल्यू पॉइंट P के लिए n लैम्डा के इक्वल हो जाए तो तुम क्या बोलोगे? इसी की वैल्यू n लैम्डा के इक्वल हो जाए तो पॉइंट P पे क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज होगा, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? यही डेल्टा x की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। देखो इसमें Yes. क्या क्या हम सपोज कर लिए, फिर से बना देखना है। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट P जो है वहां पे डार्क बन रहा है कि ब्राइट बन रहा है। तो पॉइंट P उसी स्क्रीन पे एक पॉइंट है और उसको सेंट्रल लाइन वाला जो पॉइंट है वो उससे y डिस्टेंस पे लिया गया है। कितना डिस्टेंस है? वर्टिकली अपवर्ड y डिस्टेंस पे लिया गया है, जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा। उस पॉइंट P पे वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, इसी बात का हम पता लगा रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ जो वेव चला है S1 से, वो जो वेव रास्ता ट्रेवल किया है वो x1 का ट्रेवल किया है। यहाँ से वेव चला है x2 पे, वो जो रास्ता ट्रेवल किया है वो x2 का रास्ता ट्रेवल किया है। अब दोनों जो सेम रास्ता, तो करीब करीब सेम रास्ता कहाँ से ट्रेवल करेगा? देखो यहाँ से एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, S1 से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें जो S2 पे क्या हो जाए, इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट को Q मान लो, Q, तो क्या S1P इक्वल टू QP होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। जितना वेव, जितना पाथ ये है उतना ही पाथ क्या होगा, ये होगा। तो एक्स्ट्रा पाथ कौन हो जाएगा? एक्स्ट्रा पाथ S2Q होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। सर। तो वही एक्स्ट्रा होगा। पाथ S2Q, वही पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल x हो जाएगा। इसी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते वक्त n लैम्डा के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि P पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सबसे ब्राइटेस्ट वाला पॉइंट होगा। और अगर यही वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल आ जाए तो बोलेंगे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और ये डार्क पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। तो इसी चीज को अब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी के टर्म्स में इस चीज को निकाल रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखना है इसको। देखो, एक लाइन मैंने यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब बोलो, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं तो ठीक रहेगा कि इसमें कोई दिक्कत? यस सर। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। देखो ये पैरेलल है, देखने में लग रहा है बट ये पैरेलल है। अच्छा, ये पैरेलल है, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये 90 है। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा हो गया। अब तुम्हारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, इधर हम बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वही सेम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरीके से। ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, ये यहाँ पे S1 है, ये S2 है, और ये Q है, और ये D है, और ये जो है डेल्टा x है। तो डेल्टा x को D के टर्म में कितना लिखोगे? जरा बताओ मुझे। यहाँ पे साइन थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? डेल एक्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा, डेल एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे ये बेस बनेगा, ये बेस बनेगा, 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डेल एक्स हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितना? डी हो जाएगा। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी साइन थीटा। ये होगी कि नहीं होगी? यस होगी सर, सर। होगी। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे कि डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी साइन थीटा हो जाएगी। पाथ डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा के टर्म में आ गया। अच्छा, ये थीटा बहुत बड़ी एंगल है कि छोटी एंगल है? छोटी एंगल है। छोटी एंगल है ना। हम लिखेंगे कि एज थीटा जो है इज वेरी स्मॉल, या फिर स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल। पिछले क्लास में हम सारा अप्रोक्सीमेशन बता चुके हैं। तो इस केस में थीटा अगर टेंडिंग टू 0 है तो लिखते हैं ना कि थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा भी होता है, एंड थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा भी हो सकता है। और यहां से कह सकते हैं कि टेन थीटा एंड साइन थीटा क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा लिखा जाए वो भी ठीक है, और डी टेन थीटा लिखा जाए वो भी ठीक है। यस सर, प्रूफ करने के लिए लिखा जाता है टाइम। लिख सकते हैं ना इसको? ओके। तो यहां से अब देखो, ये सारे एप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड होंगे जो पीछे हम तुमको कंडीशन बता चुके हैं कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी होनी चाहिए। इस डी की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। ये पॉइंट पी जो लिया जाए, पॉइंट पी और ओ जो है वो आसपास वाले पॉइंट होने चाहिए, नहीं कि बहुत दूर वाले पॉइंट होने चाहिए। तभी जाके ये सारे एप्रोक्सीमेशन क्या होगा? वैलिड होगा। क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। अब देखो, एक और हम ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे, एक और ट्रायंगल। एक ये लाइन ले लो,
एक ये लाइन ले लो और एक ये लाइन ले लो। इसमें tan थीटा क्या लिख दोगे? इसमें tan थीटा क्या लिख दोगे? तो सर पीओ हो जाएगा ना? हाँ, थीटा ये है, थीटा ये है, पी, हाँ पीओ, tan थीटा हो जाएगा पीओ अपॉन ये लेंथ, है ना, ये लेंथ हो जाएगा। ये लेंथ किसके इक्वल है? ये तो कार्डबोर्ड से स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी है, तो ये हो जाएगा पीओ अपॉन डी। या tan थीटा, पीओ कितना है, y मान चुके हैं, तो tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी y अपॉन डी। क्लियर है ये? और यहां से तुम्हें इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास डेल्टा x इक्वल टू डी tan थीटा है, और tan थीटा को y अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो डेल्टा x की वैल्यू d इंटू वाई अपॉन डी लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती? लिखी जा सकती है। और फर्दर y डेल्टा x इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन कैपिटल डी, और y इक्वल टू कैपिटल डी इंटू डेल्टा x अपॉन डी, ऐसा लिख दोगे? यस। अब अगर पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी? n लैम्डा के इक्वल होगी ना? हाँ सर, n लैम्डा। तो क्या लिखेंगे? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y इक्वल टू कैपिटल D n लैम्डा अपॉन d के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पॉइंट P पे, अगर इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पॉइंट P पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब y, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा, और इसका मतलब y इक्वल टू d कैपिटल D इंटू n लैम्डा अपॉन d हो जाएगा। अगर इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये yes. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि नहीं बताएगा? कहाँ पे मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कहाँ डार्क मिलेगा, ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। अब इसी में ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला, इसमें जब n की वैल्यू प्लस मतलब 1 डालोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे, तो कितना आएगा वैल्यू? n की वैल्यू जब 1 डाला जाएगा तो y कितना आएगा? d लैम्डा अपॉन d। तो ये तुम्हें क्या मिलेगा? ये तुम्हें पहला ब्राइट मिलेगा। n की वैल्यू जब 0 डालोगे, n की वैल्यू 0, तो y कितना आ जाएगा? 0। तो y 0 मतलब कौन सा पॉइंट? o वाला पॉइंट। y 0 मतलब यही पॉइंट ना। तो यहाँ पे यही, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे। n की वैल्यू 1 जब आई, तो यहाँ से y डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से y डिस्टेंस कुछ आएगा, वहां पे पहला तुमको ब्राइट मिलेगा। फिर वहां से 2 डालोगे तो दूसरा ब्राइट मिलेगा, 3 डालोगे तीसरा ब्राइट मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी।
इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जब 0 1 2 डालोगे तुम्हें पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क ऐसे मिलेगा। हटाएं इसको। नो सर। चलो इसको अच्छे से लिख लेना, इस चीज को अच्छे से लिख लेना, यहां से लिखना। सर हम तो काफी गंदे तरीके से हो गया इसमें, तुम लोग अच्छे से लिख लेना कि पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू ये ली आई गई, एप्रोक्सीमेशन से डी टैन थीटा आया, और फिर टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू कितना, टैन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन डी आया, वहां से डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अब लिखेंगे कि अगर पॉइंट बी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा आएगी, तो वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ये फॉर्मूला लिख देना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हटा दो, तो सारा उधर लिख दिया है। ठीक है ये? यस सर, हो गया। हाँ, तो ये भी निकल चुका कि लोकेशन ऑफ कहाँ पे, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, इस सब का लोकेशन जो है वो कहाँ पे मिलेगा, और ये तुम्हें फिगर में, अब तुमको फिगर में दिखाया जाएगा ये, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जो फिगर बताया गया उसी हिसाब से बताया गया। तो ये जो जैसे लोकेशन है, ये लोकेशन है ये वाला, तो ये y इक्वल टू 0 है। ये जो लोकेशन है पहला डार्क है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, तो पहला ब्राइट है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए अगर y1 की वैल्यू की जाए तो y1 कितना हो जाएगा, ये d लैम्डा अपॉन d होगा कि नहीं होगा? यस सर, राइट, n का वैल्यू 1 है ना, ये d कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, क्या y1 हम लैब में मेजर कर सकते हैं? नहीं सर, लाइट चाहिए ना। हम लैब में अगर सब कुछ सेटअप हो तो ये y1 मेजर किया जा सकता है ना? हाँ सर। कैपिटल डी स्मॉल डी मेजर किया जा सकता है, तो यहाँ से वेवलेंथ ऑफ लाइट उसने पता लगा लिया था, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उसमें की। तो चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।